तो स्वागत है आप सबका वापस एक और पॉडकास्ट में। हमेशा मैं अकेला आपको पॉडकास्ट में दिखाई देता हूं, पर आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी है, अंकित वर्मा, जो कि बायोमेडिकल में मास्टर्स कर चुके हैं और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी टाइम से हैं। इन्होंने बहुत सारे यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाए हैं न्यूट्रिशन से, हेल्थ से, फिटनेस से रिलेटेड और भी अलग अलग काफ़ी टॉपिक्स पे, जो कि साइंस बेस्ड रहते हैं और फैक्ट्स से भरे हुए रहते हैं। बहुत सारे वीडियोस में ये डिबंकिंग भी करते हैं। हर बार मैं कोशिश करता हूँ डिबंक करने का, लेकिन आज मैं क्वेश्चन करूंगा और हमारे अंकित भाई उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, उसमें फैक्ट्स बताएंगे, ताकि लोगों को एक अलग प्रोस्पेक्टिव भी पता चले। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं हर चीज बोल रहा हूँ और आपको लगे कि मैं मेरी मनगढ़ंत या मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। बाकी लोगों के इतने ज्यादा फॉलोअर्स है और वो लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं, जो भी है उस तरीके की चीजें। मकसद ये है कि इस वीडियो से एक वैल्यू प्रोवाइड हो, मिस इन्फॉर्मेशन से आप खुद की हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, एटलीस्ट इस वीडियो से उतनी वैल्यू प्रोवाइड हो सके, यही मकसद है। तो शुरुआत करते हैं। पहले अंकित भाई, कैसे हो आप? वीरेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। बट एक दो बस बातें मैं क्लियर कर दूं। पहला, क्योंकि आप भी सेम पर्टिकुलर रेल्म से वाबस्ता है, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं आज। तो ये नहीं है कि आप कुछ यस यस। पूछेंगे मैं बताऊंगा। हम बेसिकली एक मिल बांट करके एक चीज पे अपने अपने व्यू शेयर करेंगे, क्योंकि आप भी उससे बहुत अच्छा वाबस्ता रख रहे हैं। आपका कंटेंट भी एक नंबर बेहतरीन है जो मैंने देखा है। और थैंक दूसरा यू कि थैंक यू। बायोमेडिकल से मास्टर्स नहीं है, बायोमेडिकल ऑनर्स से मेरा बैचलर्स है। और क्या रहा कि ओके। आईसर जो है, जो मास्टर जो है, वो केवल बेसिक साइंसेज में है। मतलब आईसर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसमें कोई खास डिग्री नहीं होती। वो इंस्टीट्यूट ही बेसिक साइंसेज और रिसर्च के लिए बने हैं। तो बस एक हल्का सा वो करेक्शन। तो बिल्कुल मेन मेन बात यह है कि हम डिस्कशन करेंगे, नो डाउट। एक एक टॉपिक उछालेंगे, उस टॉपिक पे आपके भी एक विचार एग्जिस्ट करते हैं, मेरे भी विचार एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सच्चाई ना हमेशा बीच में लाई करती है। मतलब वो है ही नहीं, दोनों तरफ एग्जैक्टली। पे है ही नहीं। वो पोलैरिटी वाली स्टेटमेंट नहीं है कि हम कि मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं देख, क्योंकि इसका एक हल्का सा एक कंटेक्स्ट देता हूं आपको कि कल को किसी व्यक्ति को ना क्या होता है कि अपेंडिक्स में दर्द होता है, जिसको बोलते हैं ना कि अपेंडिसाइटिस हो गया है ना। तो यस। अब मार्केट में इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको अलग अलग नुस्खे नहीं मिलेंगे, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड। आपको अलग अलग दलीलें नहीं मिलेंगी। आपको एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये इमरजेंसी वाला केस होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसका एक ही इलाज है। जैसे ही आपको बहुत बुरा दर्द होता है, मतलब असहनीय दर्द होता है, जैसे ही आपको दर्द हुआ, आप सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। डॉक्टर 1.5 इंच का चीरा लगाएगा, बट अपेंडिक्स जो है बाहर निकालेगा, काटेगा, सिल देगा, आप घर चले जाएंगे। आपको कभी इस पर्टिकुलर चीज के लिए 15 अलग अलग नुस्खे नहीं मिल सकते, क्योंकि इतनी इमरजेंसी वाली सिचुएशन। ठीक है। यस। अब दूसरा दूसरा संदर्भ, दूसरा इसका एक पैरेलल वाला लेते हैं कि जिसपे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशंस तभी एग्जिस्ट कर सकती हैं जब कोई एक एक्सप्लेनेशन भारी भरकम तरीके से सही ना हो। जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ना उसका मैकेनिक्स का, कि आप कल को मार्केट जाएं और मार्केट जाकर के ना 15 मैकेनिक्स की बुक उठा के लेके आइए। किसी में इतना दम नहीं है कि लॉज की, इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें थोड़ा सा एक रत्ती भर भी अंतर लिख कर दिखा दे, या उसकी चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख करके दिखा दे। वो केवल एग्जाम्पल बदल सकता है, क्योंकि वो इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है कि उसके पैरेलल अलग अलग वर्जन आएंगे ही नहीं मार्केट में। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमें इससे पता चल रहा है कि किसी भी चीज की अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग नुस्खे तभी एग्जिस्ट कर पाते हैं जब उसका एक नुस्खा ढंग से काम नहीं कर रहा। मतलब बाल हम्म। उगाने हो तो उसमें आप अंडे लगाने से लेकर के सांड का वीर्य लगाने तक का जितने भी बीच में आपको सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे ना, वो मिल जाएंगे। अब ये 15 नुस्खे एग्जिस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर रहा। और ये मैं आप जो और मैं सेम पर्टिकुलर रेलम से ताल्लुक रखते हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के पास ना हर एक उसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। और अलग अलग एक्सप्लेनेशन तभी आती हैं जब हम पे कोई एक पुख्ता एक्सप्लेनेशन ना हो, जो कि सेम कॉन्शियसनेस के बारे में कहा जा सकता है। आप मैकेनिक्स की बुक लाइए, इक्वेशन ऑफ मोशन कोई बदल नहीं सकता, लेकिन 15 कॉन्शियसनेस पे अगर आप बुक खरीदने जाएंगे तो आपको 15 अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी कॉन्शियसनेस की। ये बात केवल इतना बताती है कि हमें असल में कॉन्शियसनेस के बारे में ज्यादा कुछ मालूम है नहीं, तभी वो 15 जो एक्सप्लेनेशन हम्म। है वो मालूम कर रही है।
तो यस, हम अब यही उठाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक और उस पर आगे डिस्कशन करते हैं। बेसिक इंट्रो नहीं, हाय। ये बात आपने सही बोली। अगर किसी चीज का सॉल्यूशन है तो फिर उसके दूसरे 15 सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अंकित भाई, सबसे पहले जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा वो जैसे बेसिक जो चीज है इस वक्त काफी फेमस भी हो रही है इंडिया में और बहुत से लोगों को उसको लेके डर भी है, विच इज प्रोटीन, है ना। तो जैसे कुछ लोगों को, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें भी डर है या फिटनेस से या हेल्थ से ताल्लुक नहीं रखते इतना ज्यादा, तो उनको एक डर होता है कि प्रोटीन जैसे वे प्रोटीन हो गया वो हेल्थ के लिए खराब है। उन्हें लगता है अगर प्रोटीन जो चीज है वो फूड से मिल रही है तो इट्स गुड, लेकिन अगर प्रोटीन आप सप्लीमेंट फॉर्म में ले रहे हो, जैसे वे प्रोटीन ले रहे हो, अच्छी ब्रांड का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उन चीजों का जिसमें मिलावट वगैरह है, मैं एक अच्छी ब्रांड के प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, तो लोगों को उससे भी डर लगता है। उनको लगता है कि अगर वो प्रोटीन ले रहे हैं पाउडर फॉर्म में तो इट्स अनहेल्दी। जैसे कि कुछ एक यूट्यूब पे जैसे पॉडकास्ट होते हैं, उनमें हम रिसेंटली कुछ सेलिब्रिटीज को भी हमने कहते हुए सुना है। एक बहुत फेमस वीडियो वायरल हुआ था आयुष्मान खुराना का, जिसमें वो कह रहे थे कि आप एक स्कूप हाँ प्रोटीन की लेते हो तो आई थिंक 8 साल लगते हैं उसे डाइजेस्ट होने में, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा आप उसके बारे में बता सकते हो कि क्या सही में ऐसा होता है भाई, एक स्कूप प्रोटीन को 8 साल डाइजेस्ट होने में लगता है, और क्या सप्लीमेंट फॉर्म में प्रोटीन खराब है? हम्म। नहीं, देखिए, शरीर, इसको बस शरीर के उस पे आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक्स पे आ जाते हैं कि आपका शरीर ज्यादातर कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और इन्हीं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो यस। हमें रील्स के अंदर में, वीडियोस के अंदर में जिन इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल का जिक्र सबसे ज्यादा सुनने के लिए मिलता है, उसमें आते हैं नंबर 1 पर कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपका बेसिकली यस। शुगर, जिसको आसान भाषा में बोल देते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका प्रोटीन्स, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके ये जितने भी डीएनए, हम इसका जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है, ये भी इसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में आते हैं उसका। और मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि इसका जिक्र क्यों नहीं होता है। चाहे हम प्रोटीन के हम्म। बारे में बात करें, चाहे हम डीएनए आरएनए के बारे में बात करें, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये पॉलीमर की फॉर्म में ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। और हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। आपके शरीर का ज्यादातर हिस्सा, जिसको आप मसल वाला पार्ट बोलते हैं, वो ज्यादातर प्रोटीन्स का बना हुआ है। केवल और यस। केवल आपके शरीर की बनावट के लिए नहीं, आपके शरीर के अंदर में चाहे सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना हो, चाहे आपके शरीर के अंदर में हार्मोन्स का जिक्र आ जाए, चाहे आपका ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने का जिक्र आ जाए, आपके शरीर में प्रोटीन बेहद 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 जरूरी है। जो कि क्या है? एक पॉलीमर है, एक लंबी श्रृंखला है। अब बात इससे एक का एक स्तर नीचे की है केवल, और वो ये है कि ये जो गेंद है, कि ये जो श्रृंखला थी, ये प्रोटीन, लेकिन अगर मैं ये जो गेंदें उठाऊं, ये जो गेंदें हैं, ये है इसकी बेसिक यूनिट, जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। अब अमाइनो यस। एसिड जो है 20 प्रकार के होते हैं मोटा माटी, लेकिन कुछ लोगों से पूछेंगे तो 21 भी बोल देंगे, कुछ लोग बोलेंगे 22 है। एटलीस्ट एग्री करते हैं सब लोग मिल मिला करके, वो है कि 20 अलग अलग रंग की गेंदें हैं। अब यहां पर आ जाती है बात। ये जो 20 अलग अलग रंग की गेंदें हैं, ये आपको खाने से लेनी है। अब अलग अलग पौधों के अंदर में जो रिलेटिव मात्रा है इन पर्टिकुलर गेंदों की, ये अलग अलग हो सकती है। इसके अंदर में से भी बात कर लेते हैं, एक कदम नीचे ले लेते हैं। ये जो गेंदें आपको नजर आ रही हैं, इसमें से कुछ गेंदें हैं, तकरीबन तकरीबन 12 गेंदें ऐसी हैं जो कि आपका शरीर खुद ब खुद बना सकता है। ये यस। इनको कहा जाता है आपके नॉन इसेंशियल अमाइनो नॉन। एसिड के। इसेंशियल नहीं है, यस। मतलब आपका शरीर अगर आप बाहर खाने से न भी लें, तब भी आपके शरीर पर ये काबिलियत है कि आपने जो फैट खाया है, आपने जो शुगर खाई है, आपने जो बाकी अमीनो एसिड खाई हैं, उन्हीं के एटम को हमारे शरीर के अंदर में काबिलियत है कि तोड़ मोड़ करके कैसे भी करके ये 12 गेंदें शरीर हमारा खुद ब खुद बना सकता है। तो ये आप बाहर से नहीं भी लेंगे चल जाएगा, क्योंकि शरीर खुद बना सकता है। अब गाड़ी फंसती है आकर के ये बची हुए जो 8-9 बराबर में जो गेंदें नजर आ रही हैं, इनके ऊपर आकर के कि ये आपको लेनी ही पड़ेंगी। ये आप खाने से लें। अब खाने में दुविधा ये है कि आज भी अगर आप डेटा उठा करके देखेंगे, तो भारत में लगभग लगभग 3000 बच्चे आज भी डेली मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। और ये बिल्कुल इस तरीके से, इसमें से कुछ हिस्सा होगा कि जाहिर सी बात है कि जो लोग लिटरली भूखमरी से मर रहे हैं, कि खाना ही नहीं मिला, जिन जिन तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते।
एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका है? उनका है जिनको खाना तो मिल रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं? नमक, पानी और चावल। आप जानते हैं कि मिड डे मील वाला जो पूरा का पूरा सिनेरियो है कि किस तरीके से हाँ पूरे भारत में शुरुआत ही इसलिए की गई कि ये काम हो जाए, और आज हम लड़ाई कर रहे हैं अंडे के ऊपर में कि बच्चों को भाई, मतलब इतना बढ़िया सोर्स है, क्योंकि हो सकता है मान्यताएं हैं, सब 10 तरीके की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बच्चा बचेगा तभी तो मान्यताएं रहेंगी। क्या करूं मैं उस मान्यता का, कि अगर बच्चा जिंदा ही नहीं रह पा रहा है, अगर वो उसकी, अगर मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज है प्रोटीन का, जो आपका अंडा है, अगर बच्चे को पहुंचाना है, अगर उसके पास नहीं है खाने के लिए, अगर कोई किसी के धर्म के आड़े, किसी की मान्यताओं के आड़े आता है, वो और भी ऑप्शन है आपके पास वे प्रोटीन वगैरह के, आप जाकर के अपना वो 8-9 अमीनो एसिड आप वहां से उठा ले सकते हैं। वापिस आते हैं, तो लड़ाई किसकी चल रही है? लड़ाई चल रही है केवल और केवल ये 8-9 गेंदों की, जो हमारा शरीर नहीं बना सकता, या हमें लेना है बाहर से। अब या तो आप ऐसे फूड सोर्सेज का चुनाव कर लें जिसके अंदर में ये 8-9 जो तरीके के अमीनो एसिड्स हैं, ये आपको मिल जाते हैं, जिससे आपके शरीर को आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप इतना घुस करके दिमाग नहीं मारना चाहते हैं, तो फिर ये इस तरीके की जो प्रोटीन है, जो कि एक्चुअल में कहीं और से नहीं आ रहे हैं, वो आपके, आप दूध पिएंगे, आप पेड़ से कुछ खाएंगे, उन्हीं के अंदर में से ही ये जो वे प्रोटीन है, उसको बनाने का तरीका कुछ और नहीं है, वो बस कंसंट्रेटेड फॉर्म है उस चीज का, तो वो आपको वहीं से मिल रही है, कहीं और से नहीं आ रहा है। हाँ, वो लड़ाई अलग है जिसके अंदर में हम जानते हैं कि उसको पैक करके उसके अंदर में उसको लंबे समय तक बचाए रखने के लिए, और किस तरीके से कौन व्यक्ति क्या चीज का इस्तेमाल कर रहा है, हाइजीनिक तरीके से चीजें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही है, ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। अभी हम बिल्कुल बेसिक साइंस पे बात कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, है ना? तो उसके अंदर में ये बिल्कुल है कि आप उसको अगर खाने से ले सकते हैं तो प्लीज गो हेड, खाने से ले लीजिए। नहीं ले सकते हैं, नहीं दिमाग मारना चाहते हैं इतना, तो आपका जो स्कूप प्रोटीन है वो आप ले सकते हैं, जिसका आम जनता के अंदर में एक स्टैंडर्ड रूल चलता है कि आपका जितना वजन है किलोग्राम के अंदर में, उतना ग्राम आपको प्रतिदिन के हिसाब से आप प्रोटीन अगर ले ले, तो आपको लगभग लगभग ये संतुष्ट हो जाएंगे कि आपकी प्रोटीन की वजह से जो चीजें मिल रही हैं वो आपको मिल पा रही हैं, आपके जो इसेंशियल अमीनो एसिड से मिल पा रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्ट 1-to-1 नुकसान नहीं करते हैं, ये आगे चल करके मतलब कि आपको नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने 8 अमीनो एसिड नहीं लिए तो आपको आज नुकसान। आप बोल सकता है कोई व्यक्ति, मैं तो नहीं खा रहा हूँ, मैं तो रोटी सब्जी खाता हूँ, वो लोग मरे नहीं है बच्चे, जो केवल सब्जी, क्या नाम है, चावल, नमक और पानी के साथ जो बच्चा जिंदगी बिता रहा है, वो बड़ा होगा, मरेगा नहीं, लेकिन उसको उसका हाइट अपना बेस्ट नहीं पहुंचेगा कभी भी, उसको दूसरे तरीके की, उसका हड्डियां उतनी कभी मजबूत नहीं होंगी। आपको पता चल जाएगा देख करके ही कि हाँ, ये बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, क्योंकि उसको वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। मैम रियली सॉरी, आप ना मुझे रोक दिया करो, मैं बहुत लंबा बोल जाता हूँ, तो नहीं प्लीज नहीं आपसे रिक्वेस्ट है आप कि नहीं नहीं सही बोला आपने। तो आई टोटली अग्री। पहली चीज तो जैसे लोगों को लगता है कि प्रोटीन मतलब सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है, तो और अगर इसको मैं दूसरे भाषा में बोलूं तो समझ लीजिए, जैसे अंकित भाई ने बताया कि प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के काम के लिए नहीं है, वो और भी दूसरे में बहुत सारे फंक्शन और प्रोसेस होता है जिसमें उसकी जरूरत पड़ती है। और जैसे अंकित भाई ने बोला कि प्रोटीन एक बहुत बड़ा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, तो समझ लीजिए 80 किलो का कोई पर्सन है तो 16 से 17% अप्रोक्स उसके सेल्स टिश्यूज जो कुछ है सब वो प्रोटीन पे निर्भर है। सारी चीजें उसकी बॉडी, आप एयर और सिंपल वे में बोलूं तो 16% उसकी बॉडी प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है। इससे ज्यादा ही, जैसे इससे परसेंटेज से भी ज्यादा आएगा, जो उसका परसेंटेज है हमारी सेल मेम्ब्रेन में ही तकरीबन तकरीबन प्रोटीन, हम ये फन फैक्ट की तरह पढ़ाया जाता था। क्या चीज कि हम्म जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, वो कहने के लिए लिपिड की लेयर होती है, लेकिन उस लिपिड की लेयर में एनसीईआरटी की लाइन है कि उसमें तकरीबन 52 से 56% प्रोटीन है, जो जो कवरिंग है सेल की, वो 52 से 56% प्रोटीन है। वो 50, मतलब कि 50 से, हमको लगता है कि हम इसको फॉस्फोलिपिड की लेयर बोल रहे हैं, ये तो इसमें ज्यादातर फॉस्फोलिपिड की कवरिंग होनी चाहिए, जबकि हमारे हर एक सेल की कवरिंग का 52 से 56 तक जो है वो प्रोटीन का जाता है। तो बिल्कुल, मतलब आज 16% तो मुझे लगता है कम है, उससे भी और भी ज्यादा हम आगे पहुंचेंगे शरीर तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। देखो, मैं तो 16 बोल रहा था, ये तो उससे भी ज्यादा है, तो प्रोटीन की अहमियत कितनी है। और जैसे अंकित भाई ने बोला, एकदम ये ऐसी है कि अगर आप नहीं ले रहे हो तो मर नहीं जाओगे। जैसे किसी के शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो मर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ उसके साइड इफेक्ट उसे जरूर देखने को मिलेंगे। रिकवरी नहीं हो रही है इंजरी वगैरह से, अगर चोट लगी हुई है तो थकान वगैरह रहती है, दूसरी दिक्कतें होती है।
तो सेम प्रोटीन का भी वैसे ही है, अगर वो बच्चे की पूर्ति नहीं हो रही है जितना प्रोटीन उसे चाहिए, या कोई यंग पर्सन है उसकी नहीं हो रही है, तो उसे उससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो अंकित भाई, फिर ये पक्का है कि एक स्कूप डाइजेस्ट होने में 8 साल नहीं लगेंगे? एक स्कूप में डाइजेस्ट होने में 8 साल तो नहीं लगेंगे, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा टूटा फूटा होता है, जो स्कूप्ड प्रोटीन होता है, वो तो और कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी होगा। क्योंकि क्या रहता है, इसको और सोचें, इसको एक कदम आगे लेकर के जाएं कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, मान लीजिए कि सलाद खा रहे हैं या पालक खा रहे हैं, तो पालक के अंदर में फाइबर भी है। फाइबर, क्योंकि हाँ। फाइबर उसी को बोलते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट की ऐसा पॉलीमर जो हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, उसको हम फाइबर बोल देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा पॉलीमर जिसको हमारा शरीर डाइजेस्ट कर सकता है, वो टॉप टिपिकल हमारे स्टार्च के अंदर में आ जाता है। तो स्टार्च हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्लांट हम खाते हैं उसमें ज्यादातर क्या मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है। और जो चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो जो इंटेस्टाइन है उसमें धीरे धीरे ट्रैवल करता है। तो उसके साथ खाया गया प्रोटीन भी धीरे धीरे ही ट्रैवल करेगा। जो कि इस बोलते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत है तो आप फाइबर वगैरह इंक्रीज करें, तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका वाटर कंटेंट भी अच्छा रहेगा आपके स्टूल के अंदर में, और वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा आएगा, आपको कंपैरेटिवली फायदा मिलेगा। तो उल्टा ये देखने के लिए मिलेगा कि आपका जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर केवल और केवल आप इसकी एक स्कूप प्रोटीन दूध या पानी में ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में है ऑलरेडी, पेट को ज्यादा उसको चर्न करने में मेहनत भी नहीं लगानी है, और वो बहुत अच्छे जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, मतलब और जल्दी डाइजेस्ट होने की इसकी संभावना है, अगर है भी अगर तो। चलिए ठीक है, तो डाइजेशन का डर भी दूर हो गया होगा लोगों का जो भी देख रहे हैं। ठीक है, अब एक काफी एक मुद्दा है जो काफी वायरल हो रखा है और बहुत सारे लोगों के उसमें फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उस टॉपिक पे वो लोग वीडियो बनाते हैं। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, इसलिए किसी का नाम लेना का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जो टॉपिक है वो ये कि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे रील्स मेरे भी सजेशन में आते हैं जिसमें कोई भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट लेके लोग उसके इंग्रेडिएंट में से जो है या तो शुगर को टारगेट करेंगे, या फिर उसके अंदर कोई ऐसा कलर प्रिजर्वेटिव है उसको टारगेट करेंगे, और मेनली शुगर को टारगेट करके और उस प्रोडक्ट को बताएंगे कि ये खाना बंद कीजिए, ये इससे बिल्कुल कंज्यूम मत करिए, ये हेल्थ के लिए खराब है। और ऐसे करके बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इसी तरीके से बनाते रहते हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ लोग जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, खास करके बैचलर्स। जैसे मैगी का हम एग्जांपल ले लें, मैगी मैदे की बनी हुई है, हमें सबको पता है। लेकिन लोग कहते हैं कि इसके अंदर मैदा है, तो मैदा जाके चिपक जाता है हथेलियों में अंदर, ऐसा इसको बहुत बस से एक सेकंड फेमस। लोगों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए कितना अजीब बात है, ये कितनी काउंटर इंट्यूटिव बात है। देखिए जरा कि एक तरफ मैदा है, मैदा क्या होता है, जब आप उसको और ज्यादा रिफाइंड तरीके से पीस दिया है आपने, ठीक है, आपने उसके यस। टुकड़ों को और ज्यादा छोटा कर दिया है। इसके अलावा हम दूसरी तरफ कहते हैं कि मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि आप दूसरी तरफ आपके पास मोटा अनाज है, मोटा अनाज को लोग क्या बोलते हैं कि ये धीरे धीरे ये आप जब आप मोटा अनाज लेंगे तो आपके ब्लड के अंदर में ग्लूकोज जो है एकदम से शूट अप नहीं करेगा। लेकिन अगर आप क्या लेते हैं, ऐसे सिंपल कार्ब्स वगैरह लेते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो इंसुलिन का लेवल वगैरह है या शुगर का जो लेवल है वो शूट अप करेगा। तो देखिए कितनी काउंटर इंट्यूटिव बात है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि मैदा जो है वो पेट में जाके चिपक जा रहा है, मतलब कि अगर चिपक रहा है तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आप ये कह रहे हैं, है ना। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो जैसे ही पेट में जाता है तुरंत एब्जॉर्ब होता है। अब ये दोनों बातें कितनी बिल्कुल ऑपोजिट है। लोगों का जो व्यवहार है वो कहाँ से आ रहा है, वो लोगों का व्यवहार आता है अपने आटे को हाथ पे चिपका हुआ देखने पे। आपने ऐसी भी रील देखी होंगी जिसमें लोग क्या करते हैं, वो लेते हैं हाथ पे आटे को चिपका हुआ दिखाते हैं, बोलते हैं देखिए आपके हाथ पे चिपक गया है तो आपकी अंदड़ियों में क्यों नहीं चिपकेगा, वहां पर भी चिपकेगा। और कितनी जक्स्टा ऑपोजिशन बात है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, मतलब कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, बहुत छोटा छोटा है। और दूसरा कि वो जाकर के चिपकेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस दिन चिपका आपको तुरंत डॉक्टर का बुलावा आ जाएगा, आपको इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ेगा। आप मतलब इतना ज्यादा पीड़ा हो जाएगी अगर उसके अंदर में। हाँ, तो वही तो आपने ऐसे सॉरी, हाँ चीजों पे जैसे, हाँ यही प्लीज आप नहीं, अच्छा चलो कह मैदा रहे का थे तो कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया। तो ऐसी और भी होती है, जैसे शुगर हो गया, तो किसी चीज में शुगर है,
तो हम बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट में इतना शुगर है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गुड डे बिस्किट है, और गुड डे बिस्किट में मैदा भी है, शुगर भी है, और उसके ऊपर लिखा है काजू कैशू या जैसे भी है, और हम उसके ऊपर इंग्रेडिएंट लिस्ट में पढ़ रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर काजू तो कुछ है ही नहीं, इतना सा परसेंटेज है। तो मतलब क्या आपने गुड डे बिस्किट इसलिए खरीदा था कि आपको काजू और बादाम चाहिए था उसके अंदर, या आपने गुड डे बिस्किट सिर्फ इसलिए खरीदा था कि आप थोड़ी देर बस चाय के साथ कुछ स्नैक चाहते थे? तो क्या ये चीज सही होता है, मतलब इस तरीके से फूड को डिफाइन करना और फिर बाद में उस फूड को जज करना कि ये तो बैड फूड है और ये गुड फूड है, या फिर कोई और तरीका है? अच्छा, पहले तो ये बात ही क्लियर कर रहे हैं कि कोई भी दूध का धुला नहीं, मतलब इंडस्ट्री भी ऐसी कोई खास दूध की धुली नहीं है। और इसका ध्यान रहे, कभी कभी हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन जब कोशिश करते हैं कि डिबंक करें, तो कभी कभी वो लोग हमारी भी इमेज बनाने लगते हैं, अरे ये तो कंपनी वाला है, तो कंपनी से पैसा खाया होगा, तो कंपनी की भलाई कर यस रहा है। यस। तो पहले ही नहीं, मैं ये क्लियर गुड कर डे दूं मैगी मैंने कि नाम ले लिया क्योंकि मैं जनरली यही चीज यूज करता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, हम कोई कंपनी का बात नहीं कर रहे, हाँ, किसी कंपनी को लेके नहीं कर रहे। लेकिन मैं तो उसके लिए बोल कि अगर अगर अल्टीमेटली आपका टर्मिनल यूजर अवेयर हो रहा है, गुड, लेकिन वो इस मतलब कीमत पे अवेयर नहीं होना चाहिए कि वो सूडो साइंस की दुनिया में चला गया और वो भी आंख बंद करके बोल रहा है कि सारे के सारे कंपनी वाले जो है वो मतलब हमें लूटने के लिए बैठे हैं। नहीं, लेकिन ये भी नहीं है कि कंपनी वाला आपका भला करने के लिए बैठे हैं सारे के सारे, वो भी बिल्कुल नहीं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल लीजिए कि ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या HUL और ये जितने भी बड़ी बड़ी यस यस। FMCG जो ये सारे के सारे भैया कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से आती हैं, इनको प्रॉफिट से मतलब होता है। तो देखें आपके किस तरीके से जब इंडिया के अंदर में बाबा रामदेव ने जब अपना पूरा का पूरा तंत्र फैलाया, तो लोगों की तरफ से डिमांड आई कि नहीं नहीं, हमें जो अपना दंत मंजन चाहिए वो थोड़ा सा ऐसा हो कि उसमें बबूल हो, उसके अंदर में अलग अलग तरीके की जो टिपिकली हम इस्तेमाल करते थे वो चीजें हों। हम्म। तो बाबा रामदेव ने दंत कांति निकाल दिया। तो जब बाबा रामदेव ने दंत कांति निकाला और वो बिकने लगा ज्यादा, तो कोलगेट वाले बोले भैया अरे तुमको ये चाहिए था क्या, अरे हमको बताओ हम निकाल दें। तो बाकियों ने उन्हें अपना वेदिका और अपना आयुर्वेदिक ये, तो मैं ये बता दूं पहले कि भैया ये कैपिटलिस्ट वाले जो लोग हैं ना, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो तुम्हें क्या बेच रहे हैं। वो बोल रहे हैं भैया तुम बताओ तो सही तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जहर चाहिए हम जहर दे देंगे, तुम्हें अमृत चाहिए हम अमृत दे देंगे, हमको मतलब है बेचने से। तो तुम तो बस बोल लो कि तुम्हें क्या चाहिए हम दे देंगे। तो ये बात याद रखें, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि अल्टीमेट क्या चाहिए उनको, वो मार्केट के अंदर में जो डिमांड है उसको सप्लाई करने के लिए बैठे हैं, उनका खुद का दिमाग लगाने के लिए नहीं बैठे। आप जानते हैं कि एक जमाने में इंसान भी खरीद फरोख्त होते थे, ठीक है, आज हम अपना दिमाग लगा करके बोलते हैं नहीं नहीं इंसान खरीद फरोख्त तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये हो गया इनकी तरफ से आर्गुमेंट। अब आ जाते हैं ये दूसरी तरफ वालों के आर्गुमेंट कि भाई अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को अगर हम उठा रहे हैं, जैसे कि हम बात करें कि अगर शुगर वगैरह की, तो टॉक्सिकोलॉजी की हमारा सब्जेक्ट होता था, लेक्चर होता था। तो पहला दिन है टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर होना है, और पूरे के पूरे 2 सेमेस्टर टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। तो पहला दिन है और पहले दिन आकर के हमारे प्रोफेसर बोलते हैं कि देखो दोस्त ऐसा है, हर चीज टॉक्सिक, और केवल क्या अंतर है, मात्रा का अंतर है। किसी भी कोई भी चीज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है कि ये टॉक्सिक है और ये टॉक्सिक नहीं। आपके शरीर में कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज एक हद से ज्यादा जब रहेगी पर यूनिट टाइम, पर 24 आवर, उसको हम कहते हैं कि ये टॉक्सिक है। बस इतना सा है खेल। किसी भी किसी भी मॉलिक्यूल पे, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप ये स्टेटमेंट नहीं लगा सकते कि ये टॉक्सिक है ये टॉक्सिक नहीं। वो केवल और केवल उसका अमाउंट मैटर करेगा। वो बच्चा जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, उसके लिए वो शुगर के वो कैंडी बार अमृत है, अमृत उस बच्चे के लिए। कंटेक्स्ट आ गया यहाँ पे। लेकिन वो हाइपर डायबिटिक पेशेंट जिसके शरीर के खून में पहले से ही जो खून की के अंदर में जो मात्रा है 7 mg/dL हम्म। चल रही है, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो कैंडी बार जहर है। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि वही एक चीज भाई किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट की तासीर नहीं है कि वो टॉक्सिक है कि नहीं है। वो केवल और केवल कंटेक्स्ट में ही समझा जा सकता है। एक बच्चे के लिए वो उसके जिंदा रहने की वजह बन सकता है, और वहीं दूसरी तरफ वो किसी के लिए मरने की वजह भी बन सकता है।
तो अल्टीमेटली सारी चीजें आप इसी चीज में रख सकते हैं, दुनिया की हर चीज को इसी में रख सकते हैं। आपको बस ये समझना है कि हर चीज ठीक है एक एक अमाउंट तक, बस। एक उसमें अमाउंट तक। उसमें शुगर भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, उसमें ये भी आ गया, उसमें वो, उसमें सब चीज, उसमें साइनाइड भी आ गया। अब एक बात बताएं, क्या साइनाइड का एक मॉलिक्यूल, कितना, एक एटम साइनाइड का अगर मैं आपको दूंगा, आप मरेंगे? नहीं मरेंगे। लेकिन जैसे ही वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे पहुंचेगा, आप मर जाएंगे। तो वो यस, क्या ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी हुई कि वो टॉक्सिक है कि नहीं है? नहीं। बस ये खेल। सही, एग्जैक्ट। तो वही बात है, और इसको अगर जैसे आम लोगों के लिए रखें तो वही चीज़ है, अगर आप उसे लिमिट में कंज्यूम कर रहे हो तो इट्स गुड, और अगर आप उसे स्वाद के चक्कर में दिन रात वही चीज़ आप खाते हो, आपकी लिमिट से बाहर चीज़ें जा रही है, चाहे वो शुगर है, मैदा है, या कोई भी दूसरा पैकेज फूड है, तो वो फिर आपके लिए हार्मफुल ही होगा। इतिहास में कभी भी हमें इतना खाना कभी मुहैया नहीं हुआ। आप और मेरे जैसे हाँ। लोग या इस पर्टिकुलर वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, वो केवल और केवल ज्यादा खाने से मरेंगे, कम खाने से नहीं मरेंगे। क्योंकि जो नहीं खा जिसको जिसके पास नहीं है ना खाना, वो उसके पास ये मोबाइल भी नहीं है, वो मोबाइल में नहीं देख यस। रहा है। तो अगर ये आप और मेरे को कोई भी व्यक्ति जानता है, और इसको अगर इस वीडियो वो ये वीडियो अगर उस तक पहुंच पा रहा है, तो एक ही चीज है कि आप ज्यादा खाने से मरेंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों को कभी इतना खाना कभी मुहैया नहीं हुआ। जितना शुगर आपको आज की तारीख में मुहैया हो रहा है, इतना शुगर कभी भी किसी भी एंसेस्टर को मुहैया हुआ ही नहीं। हमारे आज अगर मैं कहूँ कि 10,000 साल पहले हमने हमने डोमेस्टिकेशन हुआ, हमने बैठ करके खेती करना शुरू किया, घर बने, गांव बने, ये 10,000 साल पहले की स्थिति है। और 10,000 साल इवोल्यूशन के बड़े स्केल पर कुछ भी नहीं है। इस धरती पर हमारे जैसे दिखने वाले और जो प्रजातियां हुई थी, जैसे हम होमो सेपियंस हैं, उसी तरीके से होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस, ये सारी जो चीजें रही हैं, इन्होंने हमसे कई गुना ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स इस धरती पर बिताए हैं और विलुप्त हो चुके हैं। इंसान होमो सेपियंस कभी इतना समय इस धरती पर नहीं बिताने वाला है जितने हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, जो कि खत्म हो चुके, जो विलुप्त हो चुके हैं, उनके बराबर भी हम इस धरती पे समय नहीं बिता सकते। जो जिनसे हम आ रहे हैं, उनके खाने में कभी, मतलब हफ्तों में कभी कोई बेरी मिल गई तो मिल गई। आज की तारीख में हमारे मुंह में मीठा ना जाए 24 घंटे में, ऐसा होता नहीं है। तो हम केवल और केवल, अगर मैं किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है, तो मैं उसको दो स्टेटमेंट जरूर सजेस्ट करता हूँ मिनिमम। वो है, कम खाओ और रंग बिरंगा खाओ। जितना आप अलग अलग तरीके के रंगों का खाना खाएंगे, आप उतनी ज्यादा वो अपना जो पूरा का पूरा वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट मेरे को याद आ गया, बस उसके वो मैं उसके बाद आपका पॉइंट ले लेते हैं कि जरूर हमने जरूर। क्या किया कि लैब के अंदर बहुत सारे एनिमल्स लिए, और इन एनिमल्स को ना, एक शब्द होता है उसको कहते हैं मिनिमल मीडिया। मिनिमल मीडिया का मतलब होता है केवल इतना खाना देना कि उसके जिंदा रहने के लिए काफी। ठीक है, हमने वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देते हैं उसको, वो यीस्ट हो, वो सी एलिगेंस हो, वो रेंगते हुए जीव हो, वो मेंढक हो, वो बंदर हो, वो कुछ भी हो, हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे ये टेस्ट किया। क्या किया कि उनको इतना खाना दिया कि जितना उनका जिंदा रहने के लिए जरूरत है, एज कंपेयर टू वो लोग जिनको खाना बहुत अबंडेंट अमाउंट में मुहैया था। ये विदाउट हम्म। फेल जिनको मिनिमलिस्टिक मीडिया दिया गया, उनका लाइफ स्पैन मिनिमम 30% से बढ़ा है, कि वो 30% मिनिमम ज्यादा जिए और हेल्दी जिए। अगर इसलिए वो दो स्टेटमेंट बड़े जरूरी हैं कि आज दुविधा यह है कि आज के इंसान को पतला भी होना है तो कुछ खा के पतला होना है, मतलब वो पूछता है तो ये हाँ। पूछता है कि अरे भैया कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम खाएं और पतला हो जाए। तो बोला कि पतला होना है और वो भी खा करके पतला होना है, अरे भैया छोड़ करके पतला होइएगा, खा करके नहीं होइएगा। तो तो हाँ, कम खाई मतलब कम खाना होगा और रंग बिरंगा खाना होगा, ये दो स्टेटमेंट अगर आप लेकर के जा सके तो। यस यस, नहीं ये एकदम सही बात बोली आपने। तो हाँ, वही बात है कि लोग इस तरीके के वीडियो देखते रहते हैं, और बनाने वाले भी बनाते रहते हैं। लोगों को लगता है कि उस पैकेज फूड में या उसमें कुछ बदलाव हो जाएगा तो उनकी सेहत में सुधार हो जाएगा, बट वो ये नहीं समझ रहे कि वो फूड तो बना ही सिर्फ स्वाद के लिए है। वो फूड तो बना ही आपको सिर्फ ललचाने के लिए है। अगर आपको सही में आपकी हेल्थ अच्छी करनी है तो आपके पास जवाब है, आपको जवाब पता है, लेकिन आप कुछ अलग ढूंढना चाहते हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। हाँ, लड़ाई दिमाग की है। केवल पतला होना फिजिकल रेल्म का खेल नहीं है।
क्योंकि पता तो सबको है ना कि भाई कम खाना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, हाँ अलग अलग तरीके वही। मिनिमम वो रखना होता है। लड़ाई केवल यहाँ की है, वो उसका उसका लेना देना शरीर शारीरिक रूप से तो ऑलमोस्ट न के बराबर है। उसका जितनी जितनी शिद्दत, जितना आपको काम करने की जरूरत है, वो केवल और केवल मेंटल रेल्म के अंदर में है, वो फिजिकल रेल्म में है ही नहीं, पतला होना या हेल्दी होना। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैदे के बिस्किट को आटे का बिस्किट बना दिया जाए और उसको शुगरलेस बना दिया जाए तो वो हेल्दी हो जाएगा, तो फिर तो मजा ही नहीं रहा, बिस्किट का ही मजा नहीं रहा। फिर आप तो क्या करेंगे, वही फिर आप चीज है। उसको हेल्दी बोल के पैकेट और खा जाएंगे, बोलेंगे ये तो हेल्दी होता है। लेकिन वो हाँ हेल्दी या उसकी बस डेफिनेशन इससे है कि भाई कितना लिया जा रहा है आप। सिंपल थर्मोडायनामिक का रूल है, आप अगर जलाने से ज्यादा खा रहे हो तो बढ़ेगा, अगर आप कम खा रहे हो तो कम होगा। ठीक है। एक और सवाल जो मैंने बहुत देखा है, सवाल क्या है, ये तो ये भी एक फेमस ट्रेंड ही चल रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर्स। तो हम्म। जिसमें सबसे टॉप नंबर पे जो मैंने देखा है, बहुत सारी ब्रांड्स बेच रही है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश हो गया, फिर सप्लीमेंट्स हो गए, और आजकल तो जोमेटो और स्विगी पे भी इम्यूनिटी बूस्टर फूड सप्लाई होते हैं कि ये मील इम्यूनिटी बूस्टर मील, इम्यूनिटी बूस्टर पराठा, इम्यूनिटी बूस्टर सब्जी। अच्छा, तो ये फंडा क्या इम्यूनिटी है? बूस्टर हाँ। पराठा। हाँ मैंने अरे देखा, वाह। खास करके जब कोविड का टाइम चल रहा था तब बहुत बहुत बिके, बहुत इस तरीके के। मैं तो देख के हैरान था, मैंने सोचा ठीक है एक आधा ऑर्डर करके देखते हैं, क्या पता बूस्ट हो ही जाए। तो ये इम्यूनिटी नहीं बूस्टर का नहीं। क्या फंडा है, मतलब क्या एक्चुअली में ऐसी कोई चीजें होती है जो इम्यूनिटी बूस्ट कर सके, और क्या इम्यूनिटी बूस्ट करना सही भी है? हाँ, ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं रेफरेंसेस दे दूं, अगर किसी को बायोलॉजी की बेसिक्स पढ़ा हुआ है किसी ने तो क्यूबी उठा ले, मतलब जो मतलब स्टैंडर्डाइज बैचलर के लिए टेक्स्ट बुक होती है। अगर नहीं है तो कर्ज खजर्ट्स इन द नटशेल करके एक यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने इम्यून सिस्टम के ऊपर पूरी अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई है, और उनकी एक किताब भी क्या, है, एक बार नाम रंग बिरंगी नाम बताएंगे आप फिर से, क्या? इन द नटशेल। और उसका जो ओके। जर्मन नाम है वो खरगोश करके है, जिसका प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप इन द नटशेल भी लिख देंगे तो भी वो पर्टिकुलर चैनल आ जाएगा। और इम्यूनिटी उन्हीं लोगों ने वो किताब भी छापी है, बहुत प्यारी किताब है। मतलब बस रेफरेंसेस के लिए बता रहा हूँ कि किसी को भी अगर जरूर। जानकारी सिस्टम के अंदर में जानी, क्योंकि ये आपको पता है कि नया रेल्म और इम्यूनिटी, क्योंकि जब से कोरोना आया है तो अगले 10 साल तक तो ये इम्यूनिटी इम्यूनिटी चिल्लाएंगे लोग, 10 साल तक ये आइडिया खत्म नहीं होगा। इम्यूनिटी इम्यूनिटी लोग चिल्लाते रहेंगे कि इम्यूनिटी नहीं कम होनी चाहिए। वो हमारे आम जिंदगी का हिस्सा बन गया है कोरोना की वजह से। अच्छा, हम्म। तो वापस से आते हैं इम्यूनिटी वाले पार्ट के ऊपर में, कि अल्टीमेट गोल ये है, जो कि बिल्कुल हम्म। एग्जैक्टली एप्लीकेबल है बॉडी की डिटॉक्स ड्रिंक के लिए भी, ये बात बिल्कुल एप्लीकेबल है कि आपको क्या करना है, आपको बस अपने बॉडी को एक फुल बैलेंस्ड मील प्रोवाइड करना है। आपको शरीर के अंदर में अगर किसी चीज की कमी नहीं है, तो आपका जो सो कॉल्ड इम्यून सिस्टम है, आपके जितना सबसे अच्छे लेवल पे काम कर सकता है करेगा। अब इसको ऐसे समझें, विटामिन ए की कमी से रात को हम्म। दिखना बंद हो सकता है, ट्रू, जिसको हम कहते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। हम्म। लेकिन विटामिन ए एक्स्ट्रा फाक लेने से एक्सरे विजन नहीं आ जाएगा। दोबारा से, कितना कितना बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ। विटामिन ए की कमी से रात को दिखना बंद हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा विटामिन ए फाक लेने से दीवार के पार दिखना या एक्सरे विजन नहीं आने वाला है, चश्मा नहीं हटने वाला है। उसकी कमी से प्रॉब्लम होगी, उसको ज्यादा लेने से कुछ बेहतरीन नहीं हो जाएगा। अब यही चीज आपके हर चीज पर एप्लीकेबल है। आप अगर अपना क्या करेंगे, अपना अगर खाना ठीक से नहीं ले रहे हैं तो आपके लिवर की डिटॉक्स करने की क्षमता नीचे जा सकती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आप कुछ ऐसा दे देंगे शरीर को कि लिवर पगला जाएगा और बैठ एक एक आपकी मसल को सर्फ एक्सल लगा करके धो रहा है और डिटॉक्स कर रहा है, वो कभी नहीं होने वाला।
बिल्कुल सेम आर्गुमेंट आपका इम्यून सिस्टम के ऊपर भी लागू होता है कि अगर आप वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रख रहे हैं, आपका जो सो कॉल्ड इम्यून सिस्टम है अपने मैक्सिमम सबसे अच्छे लेवल पे, सबसे ऑप्टिमम शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगा, और उसी पर आपको उसको काम करवाना भी है। अगर आपने अपने न्यूट्रिशंस में और हेल्थ मतलब कि एक्सरसाइज में मोटापा नहीं है, एक्सरसाइज अच्छी हो रही है और खाना वेल बैलेंस्ड मील है, ये सभी के समागम से आपका इम्यून सिस्टम अपने बेस्ट ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगा, और यही आपको चाहिए। अगर और बढ़ने वाला तो है नहीं, पहली बात तो कि अगर आप बढ़ा भी देंगे, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान भी लेते हैं कि कोई ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से आपका सो कॉल्ड इम्यून सिस्टम बढ़ गया, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम ना मतलब दुनिया के सबसे आपके जो सो कॉल्ड, अगर मैं कहूँ स्केलेटल सिस्टम के भैया हड्डियां या मेरा ब्रेन, या उनसे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इम्यून सिस्टम। वो कहने के लिए एक टर्म है, लेकिन वो मतलब मैं बता नहीं सकता कि उस इम्यून सिस्टम के अंदर में आपका इतनी मोटी मोटी किताबें रखी, वो कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। आप अगर कह रहे हैं कि एक अश्वगंधा के 4 पत्ते चबा लेने से, मेरा जो मोरिंगा के 4 वो ले लेने से, घोल करके पी लेने से मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा, मेरा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वो ऐसा। क्योंकि इंसान की आदत है ना, इंसान केवल और केवल इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक परसेप्शन, कि इंसान जब चीजें सोचता है ना तो अपने आप को केंद्रीकरण, अपने आप को सेंटर में रख के सोचता है। कैसे? कि जब इंसान के लिए हमेशा से सबसे खतरनाक ऑर्गन दिमाग रहा है, तो इस दुनिया के अंदर में जब सबसे पहले बिजली आई तो लोगों ने कहा कि जो हमारे दिमाग की वायरिंग होती है, शब्दावली देख रहे हैं, वोकैबुलरी देख रहे हैं, कि जब बिजली आई, जब तो दिमाग, फिर उसके बाद क्या आया कि फिर कि आपका क्या नाम है कि इंटरनेट, कि किस तरह कंप्यूटर, सॉरी इंटरनेट नहीं है, फिर आया कंप्यूटर, आया कि इंसान का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है, मतलब इतना सारी कैलकुलेशन, कैलकुलेटर पहले, कैलकुलेटर, आपका दिमाग कैलकुलेटर की तरह काम करता है, फिर कंप्यूटर आया कि दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है, फिर इंटरनेट आया, फिर बोले कि नेटवर्क की तरह काम करता है, फिर बोले कि अभी इतना ज्यादा आप देखें कि इंसान अपने दिमाग को हमेशा जो उस समय की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उससे शब्दावली छीन करके इस्तेमाल करता है। आज की तारीख में भी वो शब्दावली देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस शब्द इस्तेमाल हो रहा है, न्यूरल नेटवर्किंग है ना, कि जो जो हाँ। इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में जो शब्द इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उस समय की जो भी सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, ब्रेन को हमेशा उससे जो है वो एसोसिएट किया जाता है। तो मैंने कहा कि किस तरीके से इंसान हमेशा अपने आप को सेंटर में रख करके चीजों को समझने की कोशिश करता है, उसी तरीके से ये जो शब्दावली अगर आप देखेंगे ना, कि मैं अपने इम्यून सिस्टम को और ताकतवर बना देता हूँ, तो ये आप देखें तो ये इंसान आम जिंदगी में जो शब्दावली का इस्तेमाल करता है वही इस्तेमाल कर रहा है। जब मैं दूसरे से लड़ाई करता हूँ तो क्या बोलता हूँ कि मेरे अंदर ताकत ज्यादा है, मैं तेरे को मार दूंगा। तो यही शब्दावली आप उठा करके अपने इम्यून सिस्टम पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप पर वो इन डेप्थ डिटेल का अभाव है, तो आप एंथ्रोपोजेनिक वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं। हम वही वोकैबुलरी उठा रहे हैं जो हम आम जिंदगी में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जो कि वहां पर बिल्कुल एप्लीकेबल ही नहीं है। इसलिए ये एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है, क्योंकि आम जिंदगी में जितने आप ताकतवर होंगे उतना अच्छा है। कभी कोई ये व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं ऑप्टिमम ताकतवर हो जाऊं, क्या कि ज्यादा ताकतवर भी नहीं हूं, कम ताकतवर भी नहीं हूं, ऑप्टिमम हो जाऊं क्या? नहीं, आम जिंदगी में क्या होता है, ज्यादा ताकत और लाओ, ताकत और लाओ ताकत। अब यही जो फलसफे हैं, यही जो वोकेबलरी है, हम इम्यून सिस्टम पर मतलब कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक गलत इंप्रेशन देता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए ये नहीं चाहिए कि हमें और तगड़ा इम्यून सिस्टम, और तगड़ा इम्यून सिस्टम, क्योंकि और तगड़ा इम्यून सिस्टम कुछ और नहीं है, एलर्जी है। क्योंकि क्या है कि हवा में उड़ता हुआ धूल का कण, हवा में उड़ता हुआ धूल का कण जो आपके शरीर में, आपके नाक के जरिए आपके लंग्स में गया, तो एक एक इंसान में वो धूल के कण, मेरा इम्यून सिस्टम मतलब जो सेल्स हैं वो धूल के कण को धूल का कण समझेंगे, ये तो निर्जीव है, इससे क्या पंगे लेने। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम और ताकतवर है, और ज्यादा पागल हो जाता है, कम कम ही सिचुएशन में पगला जाता है, तो अब ये धूल का कण देखेगा और बोले अरे भैया ये क्या आ गया, मारो इसको, मारो इसको, और उसको मारेंगे, और वही है आपका अस्थमा। वो कुछ और नहीं है, वो अस्थमा है। क्योंकि अस्थमा क्या है, हाइपर इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है। कोविड के अंदर में जितने लोग मरे हैं वो साइटोकाइन स्टॉर्म से मरे हैं, वो कुछ और नहीं, वो हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है। जितनी भी एलर्जीज होती हैं वो सारा का सारा हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो जो आपकी सो कॉल्ड
वोकैबुलरी आप इस्तेमाल कर रहे थे आम जिंदगी के अंदर में कि नहीं नहीं और ताकतवर माने और अच्छा, वो सारी धराशायी हो रही है इम्यून सिस्टम के लेवल पे। इम्यून सिस्टम पे ज्यादा अच्छी टर्मिनोलॉजी क्या है कि भैया ऑप्टिमम, न ज्यादा पगलाए न ज्यादा कम हो। जब बाहर से कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया आए तो उसको आइडेंटिफाई कर पाए, मार पाए, और और धूल का कण आए तो उसे धूल का कण ही समझे, उसको उसके ऊपर ज्यादा डंडा पानी लेकर के न चढ़ जाए, क्योंकि उससे मेरे ही शरीर को जो है नुकसान है। थोड़ा सा दोबारा से मैं लंबा ले गया, आई एम रियली सॉरी। लेकिन नहीं, लेकिन बहुत ही, ये आपने जो अस्थमा का पॉइंट इसके साथ रिलेट करके बताया, बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं और इस तरीके से इम्यूनिटी को समझा पाते हैं लोगों को। क्योंकि जब भी इम्यूनिटी की बात आती है तो हमेशा दिमाग में यही चीज आता है कि इम्यूनिटी तो और बेहतर होनी चाहिए, और अच्छी होनी चाहिए, मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ इम्यूनिटी को, हमेशा यही क्वेश्चन आता है लोगों का। लेकिन वही बात है कि अगेन हम उसी चीज पे आ जाते हैं कि कोई भी चीज जो है ना ज्यादा अच्छी होती है ना कम अच्छी होती है, जितनी आपको चाहिए, और हर इंडिविजुअल पे डिपेंड होती है, हर इंडिविजुअल की अलग होती है। और वैसे ही जैसे च्यवनप्राश की बात आती है, तो फिर से मैं उसी चीज के साथ इसको रिलेट करके बताऊंगा। तो जब लोग च्यवनप्राश लेते हैं या खरीदते हैं तो उस वक्त वो नहीं देखते कि उसके अंदर कितना शुगर है या क्या है, क्योंकि ज्यादातर हम जो च्यवनप्राश देखेंगे उनकी आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे, उनमें भर भर के चीनी तो भरी होती है, और क्या होता है। तो उस वक्त वो शुगर को और उस चीज को एज अ हार्मफुल सब्सटेंस नहीं देखते हैं। उस वक्त उन्हें लगता है चलो इसके अंदर तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, तो इतना शुगर शायद वो जड़ी बूटियां उस शुगर के नेगेटिव इफेक्ट को खत्म कर देगी। तो आपने जो आंसर दिया बहुत सही था कि इम्यूनिटी घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि आपका रहन सहन कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, खान पान कैसा है, उसी चीज से आपकी इम्यूनिटी जितनी होनी चाहिए उस लिमिट में रह सकती है, बाकी बाहरी सब्सटेंस लेने से वो नहीं बढ़ेगी। और अच्छा, इसके ना लिए कोई मैं अगर आपको सप्लीमेंट है। दोनों तरफ से दिया जा सकता है, अगर आप देखें च्यवनप्राश के लिए दोनों तरफ से आर्गुमेंट दिया हम्म जा सकता है। अब देखिए, एक ऐसा बच्चा है जिसको शारीरिक शरीर के अंदर में, क्योंकि अगर आप च्यवनप्राश देखें तो क्या है, वो पेड़ है, अल्टीमेटली वो पौधे ही तो हैं। अब पौधे के अंदर में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। अब मान लीजिए कि एक बच्चा, और ये बात कर रहा हूं मैं आज से करीब मान लीजिए 50-100 साल पहले, जब गांव के अंदर में वैद्य लोग ही हुआ करते होंगे, और वो वैद्य लोग क्या करते थे कि आसपास के इलाके की जो भी जड़ी बूटी, सो कॉल्ड हम जड़ी बूटी बोल रहे हैं, कुछ और नहीं है, अलग अलग तरीके के प्लांट है, किसी की रूट है, किसी का शूट है, किसी की पत्ती है, तो उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर वो सारी की सारी पत्तियां, वो रूट और वो शूट इकट्ठे किए कि ये एडिबल है, कि ये खाए जा सकते हैं। उन्होंने क्या हाँ। किया, उसको कॉन्कॉक्शन बनाया, तो पीसा। अब एक ऐसा बच्चा है कि जिसको अपने खाने के अंदर में, या वो उस तरीके का, वो जगह ही ऐसी जगह पे, वातावरण ऐसा है कि वहां पर जो है किसी पर्टिकुलर तरीके की मिनरल की कमी हो रही है, किसी पर्टिकुलर तरीके की चीज नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पर बिल्कुल नजर आता है कि ठीक है, बच्चा जो खा रहा है खा रहा है, वो चावल नमक पानी खा रहा है, लेकिन अगर उसे दिन के अंदर में इसकी 1 चम्मच भी खुराक अगर दे दी जाए, तो वहां से वो जो सो कॉल्ड मिनरल्स हैं, और गलती से थोड़ा से, जैसे आम का पत्ता खट्टा होता है, या फिर और कोई ऐसे अमरूद का पत्ता जिनके अंदर में आपको थोड़ा सा मिनिमम विटामिन सी वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, ये अगर उसके साथ थोड़े से हम्म। मिला दिए जाए, तो विटामिन की कमियां भी जो है वो पूरी की जा सकती है। ये बात कर रहा हूँ मैं कब की, ये बात कर रहा हूँ बहुत पहले की, 50-100 साल पहले की। अब ये आर्ग्यूमेंट तो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है यार, च्यवनप्राश तो लॉजिकल है, नजर आ रहा है। अब दूसरी तरफ आप देखें कि आज का जो सो कॉल्ड च्यवनप्राश होगा, उसके खिलाफ भी दलील दी जा सकती है कि आपका, इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी परिवार के पास 600 रुपए का आधा किलो के डब्बे के बूस्ट, या आधा किलो के डब्बे का हॉर्लिक्स 500 रुपए खरीदने की ताकत है, उस घर के बच्चे को विटामिन की जरूरत ही नहीं है। समझ लो कितना कितना आयरनी वाली सिचुएशन है। जिस बच्चे को सच में विटामिन चाहिए, जिस बच्चे को सच में मिनरल चाहिए, उसके माँ बाप के पास उतना पैसा है ही नहीं कि 500 रुपए का हॉर्लिक्स खरीद सके। और जिसके घर में सेब भी आते हैं, अंगूर भी आते हैं, सब तरीके की फल आते हैं, अलग अलग तरीके की सब्जियां पकती हैं, उसी घर वाले के पास 500 रुपया है जो कि बूस्ट पिला सकता है। कितनी ऑपोजिट बात है कि जिस जिस जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके घर में बूस्ट चाहिए, और जो अफोर्ड कर सकता है उसके घर से बूस्ट को निकलवा देना चाहिए। कि कितनी ऑपोजिट बात है कि कि जो अफोर्ड कर सकता है, अगर ये बॉटम लाइन है मेरे हिसाब से, अगर आपका खानदान ये सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक
ये सो कॉल्ड च्यवनप्राश, ये सो कॉल्ड वो चीजें अगर अफोर्ड कर सकता है तो आप ही हैं जिसे वो नहीं चाहिए। आपके घर में इनफ फल आ रहे होंगे, आपके इनफ अलग अलग तरीके की सब्जियां आ रही होंगी, और वो खाएं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लें, अच्छी बात। और जिन घरों में नहीं है वो 100 रुपए 200 रुपए का आम और संतरा और अमरूद खरीदने की औकात नहीं है क्योंकि रोटी के वांदे पड़े हैं, उन घरों में इस तरीके के कॉन्कॉक्शन, सो कॉल्ड शुगर हटाकर, वहां तो शुगर भी दे दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो खाना ही नहीं मिल रहा है उस बेचारे को। वहां तो अगर उस बूस्ट का सही डिब्बा सही पहुंच बात। जाएगा तो शायद हो जाएगा। हाँ वो सही बात। अ, उसी पे ये चीज कि जैसे आपने च्यवनप्राश और इनके बारे में बताया, हॉर्लिक्स वगैरह का भी मेंशन किया, तो जो पैकेज फूड है इन्हीं में लोग, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या वही लोग हैं जो इसमें शुगर इतना क्यों है, या इसमें ये पर्टिकुलर सब्सटेंस इतना क्यों है, ये कम हो जाएगा तो क्या वो अच्छा हो जाएगा, या वो उनको लगता है ये शुगर, अगर 10% शुगर कम कर दी जाए कॉम्प्लेन में से तो क्या वो सही में बच्चे की हाइट बढ़ा देगा? वो नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि दिक्कत उसके अंदर इंग्रेडिएंट की तो है ही, लेकिन उसके साथ उस जो फॉल्स मार्केटिंग की जा रही है उसकी भी है। आई थिंक बड़ा बड़ा सब्जेक्ट ये होना चाहिए, जो फॉल्स मार्केटिंग की जा रही है कि ये माँ अपने बच्चे को वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट दे रही है और उसे ऐसे दर्शा जाए कि जीत की तैयारी, उससे वो बच्चा वो स्पोर्ट्स जीत रहा है, या फिर एक वो ये बच्चा नहीं एक बोल रहा है पर्टिकुलर कि कोई। ये नहीं बोल रहा है, ये देखिए कितना प्यारी बात है। वो ये नहीं बोल रहा है कि अगर आपने ये दिया तो आपका बच्चा जीतेगा। वो बोल रहा है अगर ये नहीं दिया ना तो हार जाएगा आपका बच्चा। हाँ ये इनडायरेक्ट मैसेज है उसका। तो आई थिंक इस चीज पे फोकस करने की बजाय कि इसमें से शुगर कम कर दी जाए, इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि जो फॉल्स मार्केटिंग की जा रही है, जिस दिमाग के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो बंद कराया जाए। अब बच्चा कॉम्प्लेन पिएगा उससे लंबा नहीं होगा, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन जैसे आपने बोला दिखाया ऐसे जा रहा है कि कॉम्प्लेन नहीं पिएगा तो वो तो लंबा होगा ही। तो वो हाँ, चीज, ये और वो जो ये फियर मॉन्गरिंग है ना, जो कि आपका ऑलमोस्ट हर दूसरा इन्फ्लुएंसर जो हमको देखने के लिए मिल रहा है, वो फियर मॉन्गरिंग ही तो है, जिसको ये जो शब्द आजकल बहुत चल रहा हाँ, है कि भाई आपने अगर बच्चे को वेल बैलेंस न्यूट्रिशन दे दिया है तो फिर उसको बस खेल बोला, खेलने जाओ, खेलो कूदो अच्छे से, और एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या बच्चे को, क्या एक्सरसाइज, बच्चा खेले कूदे वही उसकी एक्सरसाइज है, तो खेलो, वही तो एक्सरसाइज है। खेलो कूदो और उसको अलग तरीके का खाना मिल जाए, बस वो अपने जेनेटिक्स जमा खाना जमा एक्सरसाइज, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से उसको जो मैक्सिमम हाइट मिल सकती है वो उस तक पहुंच जाएगा। कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि आपका जीन बहुत कम प्रोवाइड करा रहे थे और आप इधर से कॉम्प्लेन पी करके आप पता नहीं क्या कर जाएंगे। तो ये तो मतलब बिल्कुल, मैं तो इस बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अवेयर तो होना ही पड़ेगा कि आपको ये जो सो कॉल्ड मार्केटिंग वाले हैं ना, ये धीरे धीरे फिर सही राह पर आएंगे। आप जानते हैं ना यार, मतलब कितना ही टाइम हुआ है कि इंडिया में फेयर लवली धड़ल्ले से बिकी है ना, और इसी ही बेसिस पे बिकी है कि गोरा कर देंगे, और जबकि सब जानते हैं कि नहीं कर सकती, सब जानते हैं कि नहीं कर सकते, और फिर भी इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम बनी रही। मतलब और पूरे 90s पूरे में राज किया है। अभी अभी भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है, बस लवली की जगह ग्लो कर दिया है नाम को, अब हाँ, फेयर एंड ग्लो कर दिया। आई थिंक फेयर एंड ग्लो कर दिया, ग्लो एंड लवली कर दिया, ग्लो एंड लवली, फेयर नाम हटा दिया क्योंकि वो मतलब शायद रेसिज्म स्पोकन हो वाले रहा जिस था। तरीके से बोला करते थे कि नहीं नहीं आपके शेड को गोरा करेंगे, वो हटा रहे हैं। वो नए नए जो थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के जो मॉडल्स हैं उन्हें लेकर के आ रहे हैं। मैं दोबारा से याद दिला दूं, ये कैपिटलिस्ट लोग हैं। जैसे ही माशरे से आवाज उठेगी ना तो ये चाहिए, क्योंकि ये हुआ तो तभी ना जब सो कॉल्ड माशरे से आवाज उठी, चार लोग चिल्लाने लगे कि ये क्या कंपनी है, क्या क्या कर रही है, ये इस तरीके का प्रोडक्ट बेच रही है। बोले अरे ऐसा बात कर रहे हैं क्या लोग हमारे बारे में, बदलो 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 बदलो। उसको नहीं फर्क पड़ता है कि वो क्या बेच रहा है, क्यों बेच रहा है। वो एक ही चीज जानती है कि मार्केट में क्या चीज चाहिए। हम वो तुम जहर मांगो दे देगी वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको माशरे के अंदर में वो अगर जैसे जैसे चीजें बदलेंगी ना, कि हम जो चीज मांगेंगे वो चीजें फिर वो आना शुरू हो जाएंगी ऊपर से, कि हाँ वही चीजें दी जाएंगी। उनको तो इंसेंटिव से फर्क पड़ता है ना, वो तो सबसे सस्ता तेल, सबसे सस्ता प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करेंगे ना। जैसे ही उनको पता चलेगा कि नहीं वो कंपनी अब ज्यादा अच्छा कर रही है, जो सीना ठोक के बोलती है कि हमारा जो चिप्स है ना 3 दिन में खराब हो जाएगा, हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, उन्हें दिखेगा कि उन कंपनियों की सेल अगर बढ़ रही है, कल को देखना वो जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है सारे 3 दिन में खराब होने वाले
चिप्स निकाल देंगे बिना प्रिजर्वेटिव। और प्रिजर्वेटिव से ही जो है अपना अगला क्वेश्चन कनेक्टेड है, जो कि आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। लेकिन उससे पहले जैसे अभी आपने बताया मार्केटिंग वाला, इस पे मुझे याद आ रहा है, एक पुरानी मूवी देख रहा था मैं, मुझे याद नहीं उसका नाम, लेकिन उसकी क्लिप में डाल दूंगा। तो उस मूवी के अंदर एक सीन होता है, उस सीन में ये होता है कि वो कंपनी ब्रांड होती है, स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हीरो मार्केटिंग सेक्टर में होता है, उस कंपनी में ही एम्प्लॉय होता है। तो वो बैठा होता है और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या ऐसा निकालें नया प्रोडक्ट कि बहुत धड़ल्ले से बिके। तो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उनमें से एक सलाह देता है कि सर साबुन जो हम निकाल रहे हैं उसमें अदरक मिलाते हैं। तो वो अदरक क्यों मिलाते, क्या ऑर्गेनिक है और अदरक मिलाएंगे तो उसको ऑर्गेनिक से हम जोड़ पाएंगे और वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हीरो बोलता है ये क्या कनेक्शन हुआ, ऑर्गेनिक है, अदरक का स्किन और साबुन से कौन यूज करेगा। तो ऑनर जो सीईओ होता है वो बोलता है एकदम सही आइडिया है, ऑर्गेनिक साबुन बनाते हैं, बोलो इसके अंदर अदरक है। तो वही चीज है, हर चीज को किसी तरीके से वो ऑर्गेनिक वर्ड जोड़ के और बेचा जा रहा है, और लोग उस वजह से खरीद भी रहे। तो उससे भी रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन है। तो जैसे अपने एक कैटेगरी हो गई है ऑर्गेनिक फूड की, जिसे हेल्दी कंसीडर किया जाता है, और एक कैटेगरी हो गई है प्रोसेस्ड फूड की, जिसे अनहेल्दी कहा जाता है। तो ये क्या ऑर्गेनिक और ये प्रोसेस फूड सही में हेल्दी अनहेल्दी कहना और इनको ऐसे कैटेगराइज करना सही होगा? देखिए प्रोसेस्ड क्या होता है, प्रोसेस क्या है कि आपका गेहूं का दाना जो पेड़ पे लगा था वो आपकी प्लेट तक आने तक कितनी बार अलग अलग जगहों से गुजरा है, कितनी बार वो प्रोसेसिंग में आया है। मतलब कि अगर आप क्या करें केवल और केवल कि आपने अनानास लिया, अनानास को काटा, उसको क्या करा, उसको आपने तला या फिर तल करके आपकी प्लेट तक आया, जितनी बार वो आप हमारे घरों के अंदर में बनाए जाने वाला खाना सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड होता है। क्या होता है प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो चीज जो नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजर चुकी हो, वो इंडस्ट्री में भी होता है, वो हमारे घरों में भी होता है। आप बाहर से क्या लेकर के आए, आप बाहर से क्या नाम है, मान लीजिए कि लौकी लेकर के आए, लौकी को आपने क्या किया कि डायरेक्टली आपने टुकड़ों में काटा और आपने डायरेक्ट ऐसे खा लिया, खा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने इसी लौकी तेल डाला, उसमें छोंका, उसके अंदर 4 मसाले डाले, उसको गर्म किया, प्लेट तक आया, ये भी प्रोसेस फूड ही है। इसको अलग ना माने, क्योंकि लोगों के जहन में ये एक इमेज बनी हुई है कि नहीं नहीं घर का खाना मतलब बढ़िया खाना, ना 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 ना, वो भी प्रोसेस्ड खाना है। जस्ट बिकॉज कि आपकी के अंदर में उस पे तड़का लग गया, तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पर भी तो यही हो रहा है, वहां पर भी तो जो हमारे घरों के अंदर में आलू काटा, छीला, उबाला, फिर उसके बाद उसके स्लाइसिस किए, मैं ऊपर छत पे सुखाने गया, 5 दिन मैंने उसको सुखाया, नीचे लेकर के आया, होली का दिन आया, मम्मी ने उसको क्या किया, तला, उस पर नमक और मिर्ची लगा के दिया। तो जस्ट बिकॉज ये मेरे घर में बना है, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोसेस्ड नहीं है, ये भी प्रोसेस्ड हो गया। इसके भी उतने सारे स्टेप हो गए, ये वही काम चल रहा है वहां पर भी, क्या नाम है, जो कंपनी के अंदर में चल रहा है। पहले तो अपने जहन से ये बात निकालें कि जो प्रोसेस्ड शब्द है ये केवल बाहर से ही मिलेगा, प्रोसेस्ड फूड घर में नहीं मिलता है। प्रोसेस्ड फूड घर में भी प्रोसेस्ड फूड मिलता है, बाहर भी प्रोसेस्ड फूड मिलता है, दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है। ये तो हो गया प्रोसेस्ड फूड का मामला। तो लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा आप कोशिश करें, मतलब एक डायरेक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना ज्यादा आप नमक, जितना ज्यादा आप चीनी, जितना ज्यादा आप ये चीजें डालेंगे उस पर्टिकुलर चीज पे, वो उतना ज्यादा टेस्ट की तरफ जाएगी। हाँ, हमारे घरों के अंदर में भी कुछ ज्यादा नहीं, टेस्ट की तरफ ही जाते हैं। जो दाल में तड़का आप यस। मारते हैं वो टेस्ट की तरफ ही इंसेंटिव जा रहा है सबका, तो बढ़िया खाना कौन बनाता है, वो भी प्रोसेस्ड फूड है। खत्म बात। अब आते हैं किस पे, दूसरे पे, ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक। ये शब्द आ रहा है कहां से कि भाई देखिए, जो तीन पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के, जो हम 11th और 12th में पढ़ाते हैं, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या हुआ कि 1960 के दशक में पूरे विश्व में लोग, पॉपुलेशन बड़ी अच्छी बढ़ रही थी, भारत के अंदर में ये शब्द प्रचलित था, लोग भूखमरी से मर रहे थे। आपने बंगाल फेमाइन का नाम सुना है, फोटोज देखी है, लोगों की पसलियां नजर आ रही हैं, बच्चों के पास खाने के लिए वांदे पड़े हुए। आप उन लोगों को जाकर के बोलेंगे अरे बेटा यू नो यू सपोज टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग, भैया वो मरने की कगार पे है। वहां पर हमारे देश के लिए एक्चुअल में ये जरूरत थी कि कैसे भी करके आप लैब में यूरिया बनवाएं,
आप लैब में यूरिया बनवा करके पर यूनिट एरिया जो जगह है उससे पैदावार बढ़वाएं, क्योंकि अगर आपने पैदावार बढ़वा दी तो आप उसी एक पर्टिकुलर हेक्टेयर से अब 10 गुना जो है फसल जो है उगा सकते हैं। आपके देश में जो लोग ऑलमोस्ट मरने की कगार पे खड़े हैं, पहले जिंदा बच जाए, बाद में लड़ लेंगे कि ये ऑर्गेनिक से आया है कि ये इनऑर्गेनिक से आया है। अब चूंकि आज की तारीख में आप इस नॉर्मल लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबली अगर आप खेती कर सके तो बेटर रहेगा, तो ये चाहिए। अब आज के समय की जरूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग कि अगर आज के समय में अगर आप इस तरीके से करें तो बेहतर रहेगा। उस समय की नहीं थी, उस समय पर एक्चुअल में इनऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत थी। जब हमारे देश के अंदर में हरित क्रांति हुई थी वो उस समय की जरूरत थी। अच्छा, कट टू नाउ आज का टाइम। अगर एक और लोग याद रखना, मैं एक और रील बनाने वाला हूँ, उसके अंदर में लोग क्या दिखा रहे हैं, लोग इतने खूबसूरत खूबसूरत टमाटर, इतने खूबसूरत खूबसूरत प्याज, इतने खूबसूरत खूबसूरत फल दिखा रहे हैं और कह रहे हैं देखिए आप मतलब इनऑर्गेनिक फार्मिंग क्या नाम है, पेस्टिसाइड मतलब कि केमिकल वाली फार्मिंग मत कीजिए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। जरा ध्यान से सुनना इस बात को। किसी भी फल का स्वाद, किसी भी पर्टिकुलर फसल का स्वाद इस पे निर्धारित होता है कि उसको तंग करने वाले बैक्टीरिया, तंग करने वाले वायरस, तंग करने वाले कीड़े कितने थे। क्या होता है कि जितने भी आपने ये सुने हैं ना मसाले, जो भी आपको स्वाद, इलायची में जो इलायची का स्वाद है, धनिया में जो धनिया का स्वाद है, वो असल में प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है। प्लांट भाग नहीं सकता है। प्लांट अगर जितने भी आप जानवर हैं, आप किसी भी नॉनवेज को खाना चाहते हैं, मछली खाना चाहते हैं, प्रॉन खाना चाहते हैं, शेर खाना चाहते हैं, आप खा लीजिए, अंधे होकर के खा लीजिए, बस एक मेक श्योर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल दो। आप देखेंगे मछली जब भी खाई जाती है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल दिया जाता है और बची हुई मछली को प्यार से खाओ, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। किसी भी जानवर का आप मांस खा लीजिए, बस उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को निकाल करके फेंक दीजिएगा, आप उसका मांस खाइए, आपको किसी तरीके की तकलीफ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी जानवर ने अपने शरीर में कोई ऐसे टॉक्सिक मॉलिक्यूल बनाए ही नहीं, क्योंकि वो भाग जाते थे। जब भी उनको कोई खाने की कोशिश करता था भाग जाते थे, लेकिन प्लांट भाग नहीं सकते थे। तो प्लांट ने ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसने ऐसे मॉलिक्यूल अपने शरीर के अंदर में बनाने शुरू किए ताकि कल को कोई गाय उसको आके खाए तो उसका मुंह खराब हो जाए। जाकिर खान का स्टैंड अप कॉमेडी है कि बिरयानी के अंदर में जब एक इलायची पूरी की पूरी दांत से चब जाए तो पूरा मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। पूरे के पूरे उसके अंदर में आप खाना खा रहे, एक पूरा लौंग अगर आपके दांत से चब जाए तो पूरा मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। यही उसका काम था कि जब जंगल में कोई जानवर आता है और उस पर्टिकुलर पूरे धनिए को, मतलब कि जो भी चीज हो उसको अगर पूरा खा जाए तो एकदम से उसको विफ आएगी, बोलेगा मेरे को नहीं खाना ये, वो दूसरे पौधे पे चला जाएगा। तो जितनी भी मसाले आप आज जानते हैं वो हर एक चीज प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है। वो मिर्ची जो आपको लगती है ना, वो उस गाय को भी लगती है, इसलिए गाय चाहेगी नहीं कि मैं क्या खाऊं, मैं वो खाऊं, वो क्या खाऊं, तोते को मिर्ची। मिर्ची नहीं लगती है सो कॉल्ड, और इसीलिए तोता मिर्ची खाता है। सुना है ना, तोता मिर्ची खाता है। अबे तोते को, क्योंकि आपको मिर्ची लगता है, आपके पास रिसेप्टर है कैप्सिसिन को वो करने के, सिग्नल लेने के, तोते के पास नहीं है, इसलिए तोता हाँ खा सकता है बढ़िया तरीके से। ये किस हाँ। तरीके से जो जो अब मैंने बोला कि जो पौधे के पास क्या है, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। अब ये जो पौधा अपने डिफेंस मॉलिक्यूल्स कब ज्यादा बनाएगा, जब कोई फंगस उस पर अटैक कर रहा होगा, जब कोई बैक्टीरिया उस पर अटैक कर रहा होगा, तो आपको उसकी शेप में चेंज मिलेगा, इधर उधर थोड़े मोटे धब्बे मिलेंगे देखने के लिए। वो जो शिमला मिर्च आपको बिल्कुल बढ़िया शेप नजर आती है ना, वो उसके अंदर में कभी ज्यादा स्वाद नहीं होता। ध्यान दीजिए, आपके घर में ना दो तरीके की शिमला मिर्च आती है। एक आती है वो छोटी वाली टेढ़ी मेढ़ी सी, बगैर बड़ी घटिया सी शेप होती है। हाँ। तो उसकी आलू शिमला मिर्च की जब सब्जी बनती है तो उसकी स्वाद, उसकी सुगंध बहुत बेहतरीन होती है, एज कम्पेयर टू वो जो बेल पेपर जिसको हम बोलते हैं ना, मोटी सी, उसको आप उससे अगर आप शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे उसमें कोई इतना खास स्वाद नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वो जो आपने लंबी, बिल्कुल सुडौल, बिल्कुल ऐसे हीरे जैसी जो बनाई है, वो बनी ही तब है जब आपने प्लांट को अपनी तरफ से सारी प्रोटेक्शन दे दी कि तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं तेरे को सारी की सारी चीजें दे रहा हूँ, तू बस अपनी शेप बढ़िया बना, तू दिखने में बढ़िया लग। तो पेड़ ने क्या किया, उसने कोई डिफेंस मॉलिक्यूल नहीं बनाए, तो जितने भी फ्लेवर वाले कंपाउंड है उसके अंदर में नहीं मिलेंगे। आप उस शिमला मिर्च को सेब की तरह खा लेंगे ना, तो भी आपको स्वाद नहीं आने वाला। लेकिन वो जो टेढ़ी मेढ़ी शिमला मिर्च है, जिसपे कहीं इधर उधर थोड़ा सा धब्बा लगा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है, वो शिमला मिर्च लड़ी है। वो रोजाना लड़ रही थी अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरीके के
तो उसने रोजाना वो मॉलिक्यूल्स अपने अंदर में बनाए हैं और वही मॉलिक्यूल आपके लिए फ्लेवर का काम करते हैं। तो जो तो कितना आप देखिए कितनी काउंटर आयरनी वाली बात है। जो फल आपको बहुत सुडौल दिखेगा, बेहतरीन दिखने में दिखेगा, वो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो ऑर्गेनिक से नहीं आ रहा हो। क्योंकि जब ऑर्गेनिक के अंदर में है कि वो लड़े, तू खुद लड़, तेरी शेप थोड़ी सी बेकार होगी, तेरा शेप थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तेरे पे दाग धब्बे भी आएंगे, लेकिन तेरा स्वाद बहुत बेहतरीन होगा। और एज कंपेयर टू वो पर्टिकुलर सब्जियां जिनकी जो बहुत सुडौल है, बहुत बेहतरीन है दिखने में, उनके अंदर में कभी स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा। ये रेफरेंस है कृषि अशोक की किताब से। तो मेरे तो क्या ही जानकारी, जो कुछ है वो सब पढ़ाई हुआ है। सॉरी अगेन, मैंने बहुत ज्यादा लंबा टाइम लिया इस चीज के लिए भी, बट यस, दिस वाज इट। तो ओवरऑल ये चीज में आपने ये भी बता दिया कि भाई सब्जी वगैरह खरीदने जाओ तो आपको क्या रेफरेंस रखना है। हाँ, और वाकई में अगर दूसरी आपको चीज, सबसे स्वादिष्ट ये तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सब्जी में सबसे ज्यादा स्वाद आएगा। ये चीज तो मैं खुद जब सब्जी वगैरह खरीदने जाता हूँ तो जो अच्छा ही दिख रहे हो, कलर वगैरह एकदम उभर के आ रहा हो, वो सब्जी और वो फल ज्यादा खरीदता हूँ। बट ये अच्छी नई चीज बताई आपने और बहुत सही चीज बताई, और पॉइंट भी बहुत वैलिड रखा आपने। तो एक चीज तो क्लियर हो गई इससे कि जो मार्केट में पैकेज फूड के ऊपर लिखा हो ऑर्गेनिक, वो तो कतई ऑर्गेनिक नहीं है। वो आप और ऑर्गेनिक अभी तो समझ एक और के वेव आई। उसके ज्यादा पैसे भर रहे हो, तो वो तो एकदम ही गलत कर रहे हो। हाँ, एक आप मैं बोल कह रहे रहा थे था कि कुछ। एक और वेव अभी इसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है ना, जीएमसी वगैरह, ये भी अभी आएगा इंडिया के अंदर हाँ में। आप देखेंगे कि अभी तो, क्योंकि ये तो वेव है ना, ग्लूटेन वाली वेव चल रही है, ये वाली हाँ वेव हाँ, चल रही है, क्या नाम है आपका, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाली वेव चल रही है, ऑर्गेनिक। अभी जीएमओ हाँ वाली वेव भी आएगी। ये ट्रेंड है, आएंगे जाएंगे और दूसरे ट्रेंड इसको रिप्लेस करते हुए जाएंगे, आप देखिएगा अभी। हाँ, ये तो है। और खासकर अभी सोशल मीडिया का टाइम है तो इन ट्रेंड्स को और ज्यादा सपोर्ट मिलता है, व्यूज बहुत मिलते हैं लोगों को, तो उन्हीं ट्रेंड पे वीडियो बनाते हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉलेज। और आई थिंक न्यूट्रिशन और इससे रिलेटेड तो हर बंदा उठ के वीडियो बनाने लग गया है इन चीजों पे, भले ही उन्होंने बेसिक सर्टिफिकेशन भी ना किया, और लोग देखते भी है उस चीज को, प्रमोट भी करते हैं। खैर, वो लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना नजरिया है, अपना चॉइसेस है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को सही में सही रास्ता देखना है, अपना पैसा भी बचाना है और अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना है, तो जिन टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया उनके बारे में जरूर सोचिए, समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। और अंकित भाई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें एक्सप्लेन की, और इतने डीप डाउन में जाके चीजें बताई है, आई डोंट थिंक कि कोई इतना अच्छे से बताता होगा आज के टाइम में। लेकिन अंकित भाई, नेक्स्ट टाइम सब्जी खरीदने जाऊंगा तो आप जरूर याद आओगे मुझे। और आपकी ये बात भी याद आएगी। तो मतलब मैं रेफरेंसेस भी काफी देता मजा चलूं आया। कि ये कृषि अशोक वाला था, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने रेफरेंसेस भी अच्छे रखूं, कि लोगों को पता हो कि ये मेरे आइडियाज नहीं है। लेकिन तो कृषि अशोक की बुक, अगर ये वाला जो आखिरी वाला हिस्सा था कृषि अशोक वाला था, और बाकी हमने जो जो डिस्कशन किया है शुगर और टॉक्सिकोलॉजी, वो तो बेसिक, अगर आप बुक्स भी रेफर करेंगे टॉक्सिकोलॉजी को लेकर के तो उसमें वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। इम्यूनिटी वाला जो पोर्शन हमने डिस्कस किया उसके लिए जो है इन द नटशेल जो यूट्यूब चैनल है वो, और उसकी हम्म। किताब जो इम्यूनिटी के नाम से थी, वो डिस्कस कर लेंगे, मतलब कि वो भेज दिए जाएंगे। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये पता चल जाए कि ये, अगर उनको और ज्यादा अगर अंदर घुसना हो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर में, तो वो जो है वो प्राइमरी सोर्सेज से जो है वो घुस सकते हैं। जरूर जरूर, मैं भी यस। मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें। और अंकित भाई का इंस्टाग्राम भी मेंशन रहेगा, बहुत ही अच्छे वीडियोस रहते हैं उनके, तो आप जरूर जाके देखिए। साइंस से रिलेटेड और हर टॉपिक से रिलेटेड डिबंक करते हैं वो काफी सारे। तो आप उन्हें वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी उनसे जुड़ सकते हो। ठीक है अंकित भाई, काफी अच्छा लगा आपसे थैंक यू। बात करके। जरूर नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं और बिल्कुल इसी बिल्कुल तरीके भाई। के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, इसी तरीके से हंसते खेलते हुए।